हेलो। 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 हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के सेशन में हम लोग वो जो ट्वेल्थ क्लास का जो पहला चैप्टर है फिजिक्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसको डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। देखो, पहली बात तो ये कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है। ठीक है। देखो, इसके नाम से वैसे आइडिया लग जाता है इसके मतलब का। देखो, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। स्टैटिक्स का मतलब होता है स्टेशनरी। ठीक है। स्टैटिक्स का मतलब स्टेशनरी, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिक चार्जेस। इलेक्ट्रिक चार्जेस है यहाँ पे इसका मीनिंग। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट, ये मैं लिख देता हूँ। इट इज द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट। ठीक है। तो इस चैप्टर में स्टेशनरी इलेक्ट्रिक चार्जेस का डिस्कशन किया जाता है, उनकी प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है। वैसे ना, ट्वेल्थ क्लास का पहला चैप्टर तो ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिर इससे जो अगला चैप्टर है ना, इसके बाद में चैप्टर आता है करंट इलेक्ट्रिसिटी नाम से। करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स में आ जाता है। नीचे लिख रहा हूं मैं अलग से, करंट इलेक्ट्रिसिटी। इट कम्स इन इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स, डायनामिक्स का मतलब तो मोशन होता है ना। इलेक्ट्रोडायनामिक्स मींस स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन डायनामिक स्टेट। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन मोशन। देखो, जब करंट फ्लो करता है किसी सर्किट में या किसी वायर में, करंट फ्लो करता है। करंट के फ्लो करने का मतलब क्या है? करंट के फ्लो करने में तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होते हैं ना। ठीक है। तो मूविंग चार्जेस को जब स्टडी करते हैं तो वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स का केस बन जाता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टेशनरी चार्जेस को डिस्कस करें तो ये पूरा चैप्टर उसके अंदर आ जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है। तो चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की जो स्टार्टिंग है वो इधर से होती है। मैं इसके अंदर सब टॉपिक लिख रहा हूँ जो हम प्रॉपरली डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड कूलम्स लॉ। ठीक है। ये टॉपिक है प्रॉपर जिसका डिटेल में डिस्कशन होगा। तो इलेक्ट्रिक चार्जेस पे आते हैं। व्हाट आर इलेक्ट्रिक चार्जेस? इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये चार्ज को हम कैसे डिफाइन करें? डेफिनेशन ऑफ चार्ज। देखो, वैसे तो चार्ज जो है मटेरियल की प्रॉपर्टी है ना। शायद आपको पता हो, जैसे इलेक्ट्रिकली इलेक्ट्रिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली अगर कोई ऑब्जेक्ट न्यूट्रल है यानी ऑब्जेक्ट पे जीरो चार्ज है। ठीक है। न्यूट्रल ऑब्जेक्ट के अलावा पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। ठीक है। मतलब ऐसे ऑब्जेक्ट जिन पे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, इस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। मगर इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है, पहले ये हम समझ लेना। ट्वेल्थ क्लास के बच्चों को पता होता है इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। वो चीज़ें ठीक है, सही है वो अपनी जगह। बट थोड़ा फंडामेंटल से अगर हम डिस्कशन करें तो ये बोलेंगे, देखो, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इट इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है। किसी मैटर पे पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है या जीरो चार्ज हो सकता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज मैटर की प्रॉपर्टी है। ऐसे ही जब हम मास की बात करते हैं, मास भी मैटर की प्रॉपर्टी है। तो मास की अगर बात करें ना, ऑब्जेक्ट का अपने मास की वजह से दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ अट्रैक्शन होता है हमेशा। मतलब अगर हम प्रॉपर्टी मास की बात करें तो मास की वजह से हमेशा अट्रैक्शन होता है। दो ऑब्जेक्ट्स जिनमें कुछ मास है तो वो ऑब्जेक्ट्स आपस में अट्रैक्ट ही कर रहे होंगे। मगर ये जो चार्ज है ना, चार्ज इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच अट्रैक्शन और रिपल्शन में टेक प्लेस।
चार्ज मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अट्रैक्शन भी हो सकती है, रिपल्शन भी हो सकती है। तो इस मामले में जो चार्ज जो प्रॉपर्टी है ना मैटर की, वो मास मास वाली प्रॉपर्टी से अलग है। ठीक है, ये लिख देता हूं मैं। वी नो दैट mass is that property due to which mass is that property due to which two objects always attract each other. Mass is that property due to which two objects always attract each other. ठीक है, बट ये जो चार्ज है ना, चार्ज मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से रिपल्शन भी क्रिएट हो सकता है। वेयर एज charge is that property of matter due to which attraction or repulsion both can occur। ठीक है। हाँ, तो अब देखो, चार्ज दो तरीके का होता है, ये बच्चों को पता है, मैं बड़ी एक फंडामेंटल बातें अभी कर रहा हूँ। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। और ये बेसिक है, सबको पता है। लाइक चार्जेस जो हैं आपस में रिपेल करते हैं, मतलब दो पॉजिटिव चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, दो नेगेटिव चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं, मगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट करता है। ठीक है। और चार्ज की जो एसआई यूनिट है वो कूलम होती है। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, कूलम। कूलम इसका सिंबल होता है कैपिटल सी। एसआई यूनिट ऑफ चार्ज कूलम। अच्छा, अब जो स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं उनकी बात कर लेते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वो होता है -1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। सिमिलरली प्रोटॉन की अगर बात करें, प्रोटॉन पे इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होगा। चार्ज ऑन ए प्रोटॉन, प्रोटॉन पे जो चार्ज है मैग्नीट्यूड इतना ही होता है, वो प्लस में हो जाता है। +1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे ये चार्जेस हैं। अच्छा, एक यहाँ एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज इतना है, प्रोटॉन पे चार्ज इतना, इलेक्ट्रॉन पे -1.6 और प्रोटॉन पे +1.6। तो क्या ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन का जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज से 3.2 × 10⁻⁻⁹ कूलम ज़्यादा है? क्योंकि देखो ना, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज -1.6 है, × 10⁻⁹ प्रोटॉन पे है +1.6। तो फिर क्या प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से जो डिफरेंस लेंगे 3.2 × 10⁻⁹ कूलम ज़्यादा है? ये लिख रहा हूँ, ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। क्वेश्चन, कैन वी से दैट चार्ज ऑन प्रोटॉन इज 3.2 × 10⁻⁹ कूलम more than charge on an electron? आंसर, हाँ, क्या देंगे इसका आंसर? ज्यादातर बच्चे वैसे इसका आंसर सही ठीक ही देते हैं कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि इन दोनों, बस हम मैथमेटिकल नंबर्स को डिफरेंस लेके
इन दोनों मैथमेटिकल नंबर्स का डिफरेंस लेके बोल देंगे कि प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज का इतना अमाउंट से ज़्यादा है। ऐसा नहीं होता है। ये प्लस और माइनस जो है ना, इसका मतलब एज सच कोई मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि मतलब ये जो चार्ज है ये ज़ीरो से, ये जो चार्ज है ये ज़ीरो चार्ज से 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कम है, और ये जो चार्ज है ये ज़ीरो से 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 ज़्यादा है, सो दैट हम बोल दें कि ये चार्ज इससे इतने अमाउंट ज़्यादा हो गया। अरे ऐसा नहीं है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर सिंपली टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस हैं। ये प्लस और माइनस की एज सच कोई वो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस नहीं है कि हम बोल दें कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज जीरो से इतना अमाउंट कम है और प्रोटॉन पे चार्ज जीरो से इतना अमाउंट ज्यादा है। प्लस और माइनस दे जस्ट इंडिकेट टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ये टाइप्स ऑफ चार्जेस टाइप ए और टाइप बी भी हो सकते थे। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ हेयर। एक मिनट एक मिनट, पहले इसका क्वेश्चन का आंसर तो दे दें। नो, बिकॉज negative and positive are simply representing two types of charges. Positive and negative sign has no mathematical significance. मतलब इसको मैथमेटिक्स से लिंक नहीं करना इतना, ठीक है। तो प्लस और माइनस की जगह we could also have charge on electron 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ऑफ टाइप ए। ठीक है, इसको टाइप ए का चार्ज बोला जा सकता था। चार्ज ऑन प्रोटॉन 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम ऑफ टाइप बी, उसको टाइप बी का चार्ज बोला जा सकता था। ठीक है, तो प्लस और माइनस जो है ना, दे जस्ट इंडिकेट टाइप्स ऑफ चार्जेस। उसको ऐसे मैथमेटिकली मैथमेटिकली उसके साथ ऐसे सिग्निफिकेंस नहीं जोड़नी है। आगे चल रहे हैं। हाँ, अब देखो, चार्ज के साथ कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं। जैसे एक बड़ा कॉमन प्रिंसिपल है, उसे कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की स्टेटमेंट क्या है? इट मीन्स दैट चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का मतलब है चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज मींस एक सिंगल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज। हाँ, चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट कैन ओनली बी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसका मतलब ये है चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस एन ई, एन इज एन इंटीजर। अब ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है? देखो, किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब चार्ज देते हैं, इसका मतलब वैसे होता क्या है? किसी ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आना या पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब है? देखो, एक ऑब्जेक्ट न्यूट्रल कब होगा? कोई कोई ऑब्जेक्ट है, कोई बॉडी है हमारे पास, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है।
न्यूट्रल ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। तभी तो नेट चार्ज जीरो हो जाएगा ना, क्योंकि जितना जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना नेगेटिव चार्ज, टोटल चार्ज जीरो हो गया। ठीक है। तो जो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। जो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होता है ना, अ, उसमें जो पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होता है या नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होता है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन अलग अलग होते हैं। ठीक है, कोई एक नंबर ज्यादा होता है। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसे। कंसीडर ए नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट। कोई नेगेटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट है। नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट को ऐसे शो करते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्ट इस शेप का होगा, मैंने ऑब्जेक्ट इस शेप का बना दिया और इसके ऊपर पूरा माइनस माइनस दिखा दिया। माइनस का मतलब है ये नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है। नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट है इसका मतलब है इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है ना नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा होंगे, तभी तो इस पे नेट नेगेटिव चार्ज बन जाएगा ना। कंसीडर ए नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट फॉर दिस ऑब्जेक्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तभी नेट नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। और अगर कोई पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होता तो उस पे जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। फॉर पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स उस ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, उस ऑब्जेक्ट पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वुड बी लेस देन नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो वो पॉजिटिवली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट दिखा देता हूँ। बेसिकली ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का तरीका क्या है? अगर किसी ऑब्जेक्ट को नेगेटिव चार्ज किया है ना, इसका मतलब है हम बाहर से अगर इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे इस ऑब्जेक्ट पे, बाहर से इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे तो इस ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। एक मिनट जरा। हाँ, ऑब्जेक्ट पे अगर हम बाहर से इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दें तो इस ऑब्जेक्ट पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और अगर ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज देना है ना, ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज देना है तो एक मिनट जरा। हाँ, ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव चार्ज देना है तो इसका ये मतलब नहीं है कि बाहर से प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं। प्रोटॉन ऐसे प्रोटॉन ऐसे फ्री अवेलेबल नहीं होते हैं ना कि प्रोटॉन उठा के किसी ऑब्जेक्ट को दे दिए। फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैन बी इजीली ऑब्टेन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एटम्स के वैलेंस ऑर्बिट में जो मूव कर रहे होंगे उनको फ्री करके अवेलेबल करना आसान होता है। बट फ्री प्रोटॉन थोड़ी होता है कि उठा के इसमें प्रोटॉन दे दी और इस पे पॉजिटिव चार्ज हो गया। एक्चुअली प्रोटॉन्स तो आपको पता है एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन तो एटम के न्यूक्लियस के अंदर लॉक्ड होते हैं एक तरीके से, तो प्रोटॉन फ्री स्टेट में थोड़ी अवेलेबल होते हैं। तो यानी कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर पॉजिटिव चार्ज देना है ना तो इसमें से इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है। इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब लॉजिक बहुत सिंपल है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को बाहर से इलेक्ट्रॉन्स दे रहे हैं, ठीक है, या किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन पुल कर रहे हैं, अरे इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ही का ही तो एक्सचेंज होगा ना। अगर इस पे इलेक्ट्रॉन देंगे तो 10 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, 15 दे देंगे, मगर 11.7 इलेक्ट्रॉन थोड़ी दे सकते हैं, 12.4 इलेक्ट्रॉन थोड़ी दे सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन डेसिमल में नहीं दिए जा सकते। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन एक्सट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन बाहर पुल करेंगे, वो भी इंटीजर नंबर में नहीं, इंटीजर नंबर में ही होंगे, डेसिमल में तो हो नहीं सकते। तो यही तो है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे अगर चार्ज है, चाहे पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होगा। क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को एक्सट्रैक्ट करना है या ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन डालने हैं बाहर से, तो इंटीजर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही तो हो सकते हैं ना। इसलिए चार्ज ऑन एन ऑब्जेक्ट इज प्लस माइनस एन ई, वेयर एन इज एन इंटीजर। ठीक है, दिस इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे चल रहे हैं। अब देखो, हमने बात की क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की, यहाँ हम बात कर रहे हैं एक ऑब्जेक्ट पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, ये चार्जिंग कैसे करते हैं? चार्जिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट को कैसे चार्ज किया जा सकता है।
चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय, एक प्रोसीजर डिस्कस कर रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट को चार्ज करने का एक प्रोसीजर है, वो डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रोसीजर होता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू एक ऑब्जेक्ट को चार्ज किया जा सकता है। चार्जिंग एन ऑब्जेक्ट बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। चार्जिंग एज एन ऑब्जेक्ट बाय फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी मतलब वही इलेक्ट्रिक चार्जेस। फ्रिक्शनल मतलब आपस में रगड़ना। फ्रिक्शन तो तभी होता है ना जब दो चीजें आपस में स्क्रब करती हैं, रगड़ती हैं आपस में। तो आपस में रगड़ के कुछ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं। तो इसमें किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, एक एग्जांपल लेते हैं। एक एग्जांपल ले रहे हैं। अगर हम एक ग्लास रॉड ले, ग्लास रॉड, ग्लास रॉड को वूल के साथ ऐसे स्क्रब करें। ग्लास रॉड लेके, कांच की रॉड लेके वूल के साथ उसको स्क्रब करें ना, तो वूल और ग्लास रॉड दोनों पे चार्ज आ जाता है। एक पे पॉजिटिव, एक पे नेगेटिव आ जाता है। तो ये पूरा डिस्कशन फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी में आता है। स्टार्ट कर रहे हैं। इफ वी रब ए ग्लास रॉड with a wool, comma, upon rubbing glass rod attains, हाँ, किसी को आइडिया है ग्लास रॉड और वूल को जब आपस में स्क्रब करते हैं तो इनमें से कौन से ऑब्जेक्ट पे कैसा चार्ज आता है? कुछ स्टूडेंट क्लास में इसका जवाब दे देते हैं। ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आता है, वूल पे नेगेटिव आता है। ग्लास रॉड अटेन्स पॉजिटिव चार्ज एंड वूल अटेन्स नेगेटिव चार्ज। यानी कि अ, मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। एक ग्लास रॉड, ठीक है, ग्लास रॉड, और ये मान लो वूल का सैंपल है। वूल, देवर रब्ड विद ईच अदर, ठीक है, देवर रब्ड विद ईच अदर। वूल पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब ऐसा क्यों हुआ? आपस में दोनों को रगड़ा, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव चार्ज इसलिए आ गया क्योंकि ना, अपॉन रबिंग, इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में जंप कर गए। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप किए होंगे बताओ? पहले दोनों न्यूट्रल थे, ग्लास रॉड और वूल दोनों न्यूट्रल थे, फिर आपस में रब किया दोनों को। अपॉन रबिंग, वूल पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ऐसा क्यों हुआ बताओ? मतलब इलेक्ट्रॉन जंप किए, क्यों जंप किए और कहाँ से कहाँ जंप किए बताओ? बच्चे का जवाब आ जाता है। इलेक्ट्रॉन जो है ना, ग्लास रॉड से वूल पे जंप किए। इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से वूल पे जंप किए, वूल पे नेगेटिव, तो वूल पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। मतलब पहले वूल न्यूट्रल था, अब ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन जंप करके वूल वूल पे चले गए, वूल पे टोटल नेगेटिव चार्ज हो जाएगा उसके बाद। और ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन निकले हैं वूल की तरफ, तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से वूल पे गए, इसलिए ये चार्जेस आए। अच्छा, अब ग्लास रॉड से ही वूल पे क्यों गए? ठीक है, ये भी तो सोचना है ना। इट इज बिकॉज upon rubbing, electrons jump from glass rod to wool. Electrons jump from glass rod to wool. ग्लास रॉड से वूल पे जंप कर गए। वैसे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों हुआ बताओ? ग्लास रॉड से वूल पे कैसे जंप कर गए? एनी रीजन? देखो, इस बच्चे बता देते हैं इसका रीजन। वैसे देखो, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी बस एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। ठीक है, तो हमने पता क्या, जब आपस में इनको स्क्रब किया, आपस में स्क्रब किया, हमने जोर लगाया, ठीक है, आपस में रगड़ने में हमने फोर्स लगाई, वर्क डन किया। हमने वर्क डन किया यानी एनर्जी ट्रांसफर की। हमने ग्लास रॉड और वूल में आपस में एनर्जी ट्रांसफर की है उसको, उनको स्क्रब करके।
उस एनर्जी का इस्तेमाल करके ना, उस एनर्जी का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से जंप करके वूल में चले गए। जो एनर्जी हमने लगाई स्क्रब करने में, उस एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रॉन्स ग्लास रॉड से जंप करके वूल में चले गए, जिसकी वजह से वूल पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव। मगर इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से ही वूल में क्यों गए, वूल से ग्लास रॉड पे क्यों नहीं आए? ठीक है, वूल से ग्लास रॉड पे क्यों नहीं आए, मतलब देयर शुड बी सम क्राइटेरिया, देयर शुड बी सम क्राइटेरिया। वो क्राइटेरिया ये डिसाइड करेगा कि जब हम रब करेंगे तो कौन से ऑब्जेक्ट से कौन से ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे। ऐसा कौन सा क्राइटेरिया होता है बताओ, किस पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जंप करते हैं? बताओ, एनी आइडिया? कभी कभार इसका आंसर दे देते हैं कुछ, लगभग 30 में से 25 30 में से कोई एक बच्चा जवाब देता है। इसका जो रीजन होता है ना, इसका रीजन होता है वर्क फंक्शन में। एक क्वांटिटी होती है वर्क फंक्शन, हर मटेरियल की एक प्रॉपर्टी होती है ये वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन कौन से ऑब्जेक्ट से जंप करके कौन से ऑब्जेक्ट में जाएंगे। तो लेट अस डिस्कस वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन को फाइ से डिनोट करते हैं। वर्क फंक्शन फाइ। हाँ, वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन की जो डेफिनेशन है ना, वर्क फंक्शन है किसी भी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाने के लिए जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। मतलब ऑब्जेक्ट के सरफेस से, किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस से इलेक्ट्रॉन को एस्केप करवाने के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी होती है, उसे वर्क फंक्शन कहते हैं। ठीक है, वर्क फंक्शन, मैं लिख रहा हूँ ये डेफिनेशन। वर्क फंक्शन, इसका सिंबल होता है फाइ। It is minimum energy required it is minimum energy required to liberate a loosely bound electron from an object's surface। ठीक है, वर्क फंक्शन की ये डेफिनेशन है। अब वर्क फंक्शन जो है हर मटेरियल का अलग अलग होता है। ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन अलग अलग होता है, यानी यहाँ पे ग्लास रॉड का वर्क फंक्शन अलग होगा, वूल का वर्क फंक्शन अलग होगा। तो इनमें से किसी का वर्क फंक्शन कम होगा, किसी का वर्क फंक्शन ज़्यादा होगा। तो बेसिकली एक रूल है, एक रूल है जो डिसाइड करता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑब्जेक्ट से किस ऑब्जेक्ट पे जंप करेंगे। थोड़ा सोच के बताओ, जब हम दो दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आपस में ऐसे रब करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन स्मॉल वर्क फंक्शन से लार्ज वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा या लार्ज वर्क फंक्शन से स्मॉल वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट की तरफ आएगा? सोच के बताना है। इसका जवाब जनरली बच्चे जो हैं क्लास में दे देते हैं। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में रब किए जाते हैं ना, तो स्मॉल वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट से लार्ज वर्क फंक्शन वाले ऑब्जेक्ट की तरफ इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं। When two objects are rubbed, when two objects are rubbed, electrons jump from object having smaller phi to object having larger phi। ये रूल होता है। अब ऐसा क्यों है? ठीक है, ऐसा क्यों है, देखो। वर्क फंक्शन क्या है? वर्क फंक्शन इज मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू लिबरेट एन इलेक्ट्रॉन। तो जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होगा,
जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम होगा यानी ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना आसान है। जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन कम है उस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन को फ्री करवाना आसान है, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपने जो मेन ऑब्जेक्ट है उसके साथ लूजली बाउंड है, क्योंकि उनको फ्री करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, वर्क फंक्शन कम है। ठीक है। और दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका वर्क फंक्शन ज़्यादा है। वर्क फंक्शन ज़्यादा है यानी इलेक्ट्रॉन को ऑब्जेक्ट से फ्री करवाने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, यानी कि जिस ऑब्जेक्ट का वर्क फंक्शन ज़्यादा है उसके जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऑब्जेक्ट से ज़्यादा टाइटली बाउंड हैं। अब देखो, हमने स्क्रब करके एनर्जी प्रोवाइड की, हमने दो चीज़ों को आपस में रगड़ के एनर्जी प्रोवाइड की। तो जिस ऑब्जेक्ट में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन है वहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके टाइटली बाउंड वाले ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाएंगे ना। लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन कहाँ है जिसका वर्क फंक्शन कम है? टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन जिसका वर्क फंक्शन ज्यादा है। तो लोअर वर्क फंक्शन के ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन जंप करके हायर वर्क फंक्शन के ऑब्जेक्ट की तरफ चले जाएंगे, इस वजह से दोनों ऑब्जेक्ट्स पे चार्जेस आ जाते हैं। ठीक है। तो हेयर फाई ऑफ ग्लास वुड बी लेस देन फाई ऑफ वूल। ठीक है। ग्लास का वर्क फंक्शन वूल के वर्क फंक्शन से कम होगा, तभी जब हमने एनर्जी प्रोवाइड की तो ग्लास से इलेक्ट्रॉन जंप करके वूल में आ गए, तो वूल पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, सॉरी वूल पे नेगेटिव आ गया, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आ गया। तो दिस फेनोमेना इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। फ्रिक्शन की वजह से ही तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। फ्रिक्शन, आपस में हमने उसको रगड़ा, दोनों को फ्रिक्शन एग्जिस्टेंस में आया दोनों के बीच में, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो गई। इलेक्ट्रिसिटी मतलब एक पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक पे नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है। अब देखो, एक और फेनोमेना है, मतलब फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के अलावा एक होता है इंडक्शन, द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन या पोलराइजेशन। इंडक्शन और पोलराइजेशन। इंडक्शन और पोलराइजेशन। हाँ, अब ये इंडक्शन क्या होता है? सपोज चार्ज glass rod is brought near neutral metal sphere. Suppose charged glass rod is brought near neutral metal sphere. ये ऐसे ग्लास रॉड है, ये वही ग्लास रॉड है जिसको वूल से चार्ज कर लिया था ना, सेम ग्लास रॉड है, ग्लास। और एक न्यूट्रल मेटल स्फेयर के पास इसको ले आए, मेटल स्फेयर है। मेटल में क्या होता है, मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं फ्रीली इधर उधर मूव कर सकते हैं। हाँ। तो अब देखो, ग्लास रॉड को हम मेटल स्फेयर के पास लाए, तो फिर ये पॉजिटिव चार्ज है। इस पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर प्रोटॉन्स हैं, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन्स की वजह से नहीं आया। पॉजिटिव चार्ज कम्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। पॉजिटिव चार्ज कम्स फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो ग्लास रॉड को जब वूल से हमने रब किया था तो ग्लास रॉड के इलेक्ट्रॉन जंप करके वूल में चले गए ना, तो ग्लास रॉड में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो गई। प्रोटॉन्स के कंपैरिजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए ग्लास रॉड में, तो इस वजह से ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया। तो एक ऑब्जेक्ट अगर पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है ना तो उस पर डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। हाँ। तो अब देखो यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज, जो हमने डिस्कस किया था, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इस पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज इस स्फेयर के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो बेसिकली स्फेयर के इलेक्ट्रॉन्स रीअरेंज ही तो किए हैं, रीअरेंज। तो इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरफ आ गए, तो राइट साइड पे डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो गया। तो क्योंकि देखो ना, स्फेयर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो कांस्टेंट है, कुछ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को ग्लास रॉड ने अपनी तरफ पुल कर लिया,
तो जो दूसरी वाली साइड है, दूर वाली साइड है, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ऑन द होल तो ये स्फेयर न्यूट्रल ही था ना। ऑन द होल स्फेयर इज न्यूट्रल, न्यूट्रल मेटल स्फेयर, न्यूट्रल मतलब नेट चार्ज जीरो। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज उतना ही आएगा, न्यूट्रल मेंटेन करने के लिए स्फेयर को। ठीक है। तो अच्छा, चार्ज का सिंबल होता है क्यू, चार्ज का सिंबल क्यू। तो यहाँ लिख दिया माइनस क्यू, ये लिख दिया प्लस क्यू, मतलब ये पूरा चार्ज प्लस क्यू है, ये पूरा इधर वाला जो है माइनस क्यू है। ठीक है। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड इंडक्शन। इंडक्शन या पोलराइजेशन क्या है? चार्ज्ड ग्लास रॉड को मेटल स्फेयर के पास लाए तो मेटल स्फेयर के चार्जेस ना सेपरेट कर गए। मेटल स्फेयर के लेफ्ट साइड पे नेगेटिव चार्ज आ गए, राइट साइड पे पॉजिटिव। इसी फेनोमेना को इंडक्शन कहते हैं। माइनस क्यू और प्लस क्यू यहाँ पे इंड्यूस्ड या पोलराइज्ड चार्जेस कहे जाएंगे। रीअरेंज्ड चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू ऑन स्फेयर आर पोलराइज्ड या इंड्यूस्ड चार्जेस। ठीक है। तो इसी फेनोमेना को पोलराइजेशन या इंडक्शन कहते हैं, स्फेयर के चार्जेस का सेपरेट होना, पोलराइजेशन या इंडक्शन। तो अच्छा, इस स्फेयर पे टोटल चार्ज कितना है बताओ? ये जो स्फेयर है, ठीक है, इधर माइनस चार्ज है इधर प्लस है, बट इस पूरे स्फेयर पे टोटल चार्ज कितना है ये बताओ? ऑब्वियसली पूरे स्फेयर पे टोटल चार्ज जीरो है, मैं ही अभी थोड़ी देर पहले कह रहा था। तो स्फेयर पे टोटल चार्ज जीरो है। मान लो एक हमें टास्क दी गई है, एक टास्क दी गई कि हमने ना ये प्लस क्यू चार्ज निकालना है इस स्फेयर में से। इस स्फेयर में से अगर ये प्लस क्यू चार्ज हम निकाल दें तो बचेगा सिर्फ ये माइनस क्यू। ठीक है, यानी कि स्फेयर पे टोटल कुछ नॉन जीरो चार्ज आ जाएगा। अभी फिलहाल स्फेयर पे टोटल चार्ज जीरो है, बट अगर हम इस प्लस क्यू चार्ज को निकाल लें स्फेयर से प्लस क्यू निकाल लें, तो बचेगा सिर्फ ये वाला माइनस क्यू। तो इधर वाला प्लस क्यू निकालने के लिए क्या कर सकते हैं बताओ? ये बच्चों को नॉलेज होती है इस बात की पहले। ये प्लस क्यू को हमने स्फेयर से निकालना है, उसके लिए क्या करते हैं? एक फेनोमेना होता है अर्थिंग का, एक फेनोमेना है अर्थिंग। अगर हम इस मेटल स्फेयर को राइट साइड से अर्थ कर दें ना, राइट साइड से अर्थ कर दें, तो ये प्लस क्यू जो है निकल जाएगा इस सॉलिड स्फेयर से। नाउ इफ मेटल स्फेयर इज earthed as shown, comma, charge plus q flows into earth। अब ये अर्थिंग क्या होता है वैसे? अर्थिंग, अर्थिंग में क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर अर्थ करना हो ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ करना है तो उस ऑब्जेक्ट में से एक कंडक्टिंग वायर निकाल के अर्थ के अंदर उसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है। ऑब्जेक्ट की जब अर्थिंग करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से कंडक्टिंग वायर निकाल के डीप इनसाइड अर्थ उसको बरी कर देते हैं, डीप इनसाइड अर्थ इंसर्ट कर देते हैं। दिस फेनोमेना इज कॉल्ड अर्थिंग। देखो, अगर हम इसको अर्थ कर दें ना, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज और ये मेटल रॉड, अर्थिंग का सिंबल क्या होता है देखो, यहाँ से वायर निकाल के अर्थ में इंसर्ट की। अर्थिंग के लिए ना ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करके एक ऐसे ट्रायंगल बना देते हैं, उल्टा ट्रायंगल बना देते हैं। अर्थिंग का सिंबल ये है, ये अर्थिंग का सिंबल है। ठीक है। तो अर्थिंग की वजह से क्या हुआ, ये सारा पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया, ये पॉजिटिव चार्ज सारा अर्थ में चला जाता है, और अब इस पोर्शन पे रह गया जीरो चार्ज। अब ऐसा कैसे हो गया, है ना? ऐसा कैसे हो गया ये हमने सोचना है। इफ मेटल स्फेयर इज अर्थ एज शोन, चार्ज प्लस क्यू फ्लोज इनटू अर्थ। हाँ, ऐसा क्यों हो जाता है अर्थ में, मतलब क्यों चला गया अर्थ के अंदर? पहली बात देखो, हमारे सिलेबस में ना अर्थ को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना गया है। देखो, जैसे मटेरियल्स होते हैं ना, कुछ कंडक्टर्स होते हैं, कुछ इंसुलेटर होते हैं। कंडक्टर मटेरियल वो होता है जो चार्ज को इजीली कंडक्ट कर ले। ठीक है।
इंसुलेटर मटेरियल वो होता है जो चार्ज को कंडक्ट ना करे। कंडक्टर वो है जो चार्ज को कंडक्ट कर लेता है, अपने थ्रू पास होने देता है। और इंसुलेटर वो होता है जो चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है, करंट को फ्लो नहीं करने देता है। तो हमारे सिलेबस में ना अर्थ को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना गया है। अर्थ को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना गया है, ठीक है। तो एक मिनट। हाँ, नोट। अर्थ इज assumed as a good conductor of charges, ठीक है। चार्जेस या इसको करंट भी कहते हैं, ये आपको पता है वैसे, ठीक है। या गुड कंडक्टर ऑफ चार्जेस या इलेक्ट्रिसिटी, अभी जनरल टर्म लिख देता हूँ, या इलेक्ट्रिसिटी, जनरल टर्म लिख दिए, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में अर्थ को गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी माना गया है। तो जब ये पॉजिटिव चार्ज, मतलब अर्थिंग कर दी ना, राइट साइड से अर्थिंग कर दी, तो ये पॉजिटिव चार्ज अर्थ में चला गया। क्यों चला गया, वैसे रीजन तो हमने डिस्कस किया नहीं। अर्थ में कैसे चला गया, क्यों, क्या पड़ी थी इसको अर्थ में जाने की। यहीं रहता ऐसे, ठीक है, यहाँ रहता, अर्थ में क्यों चला गया, इसका रीजन कुछ सोच के बताओ। देखो, कुछ बच्चे कुछ बच्चे इसका रीजन कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में देते हैं, जो ज्यादा पढ़ रखे होते हैं। कुछ आगे की चीजें पढ़ी हुई हैं, उन्हें पोटेंशियल पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, वो जवाब दे देते हैं। अरे अभी तो ये चैप्टर शुरू ही हुआ है, हमने तो पोटेंशियल का नाम ही नहीं लिया। मैंने तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस का नाम नहीं लिया। तो मैं तो बिल्कुल इसे पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो जितना अभी तक हमने डिस्कस किया, या बिल्कुल फंडामेंटल्स का इस्तेमाल करके कोई एक्सप्लेन कर सकता है कि ये चार्ज क्यों अर्थ में चला गया, बताओ। अभी तक की थ्योरी लगा के अगर इसको एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेनेशन ये है, देखो, हमने बात की थी लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो इधर वाले ये जो पॉजिटिव चार्जेस है ना, इधर वाले ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, सारे आपस में रिपेल कर रहे होंगे। सारे आपस में रिपेल कर रहे होंगे। और अगर आपस में रिपेल कर रहे हैं तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाह रहे होंगे। ये सारा पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है, म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे। अब देखो, जब हमने इनको एक वायर से जोड़ दिया अर्थ के अंदर, तो इनके पास ऑप्शन मिल गया अर्थ के अंदर जाने का। अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अर्थ बहुत बड़ी है। तो ये चार्जेस जो स्फेयर में फंसे पड़े हैं ना, छोटी सी जगह में, छोटी सी जगह में स्फेयर में फंसे हुए हैं, अगर ये सारे चार्जेस अर्थ में चले जाएं, अर्थ इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अर्थ में जाके ये सारे चार्जेस इधर उधर फैल जाएंगे। अर्थ में जाके ये सारे चार्जेस इधर उधर फैल जाएंगे, तो एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो स्टेबिलिटी बढ़ गई ना, क्योंकि आपस में रिपेल तो वैसे ही कर रहे हैं, म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे जाना चाहेंगे। अर्थ के अंदर जब चले गए, तो अर्थ के अंदर रिपेल करके एक दूसरे से ऐसे बहुत बड़े बड़े ज़्यादा ज़्यादा डिस्टेंस पे चले गए, तो ज़्यादा स्टेबल हो गए, क्योंकि आपस में रिपेल कर रहे थे, दूर दूर चले गए। तो ये रीज़न है। ये रीज़न है कि अर्थिंग की वजह से चार्ज अर्थ में फ्लो कर जाता है, ठीक है। तो चार्ज प्लस क्यू फ्लोज इनटू अर्थ, चलो, ये प्लस क्यू चार्ज अर्थ में फ्लो कर गया, ठीक है। अब अगला डाउट ये है, अगला डाउट ये है कि फिर ये माइनस क्यू क्यों नहीं अर्थ में फ्लो किया, क्योंकि मेटल स्फेयर तो एक ही है। ये नहीं सोचना है कि हमने इधर से अर्थ किया, इधर से थोड़ी अर्थ किया है। अरे ये कंडक्टर है पूरा, मेटल, मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये नेगेटिव चार्जेस भी मेटल के अंदर से फ्लो करके इधर आ जाते हैं, और फिर ये भी चले जाते हैं अर्थ में। ये माइनस क्यू चार्ज यहाँ क्यों बना हुआ है वैसे, इसका क्या रीजन है।
देखो, यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज का। बाउंड चार्ज और फ्री चार्ज का देखो, मेटल स्फेयर के राइट साइड पे ये जो चार्जेस है ना, ये फ्री चार्जेस है। दे आर फ्री टू मूव। मेटल स्फेयर के राइट साइड पे ये जो चार्जेस हैं, दे आर फ्री चार्जेस, फ्री टू मूव हैं। ये फ्री टू मूव है, ये तो चले गए अर्थ में, बट ये माइनस क्यू चार्ज जो है ना, ये बाउंड चार्ज है। इसको किसी ने पकड़ा हुआ है, इस माइनस क्यू चार्ज को किसी ने पकड़ा हुआ है। ये बाउंड चार्ज है, ये मूव नहीं कर पाएगा। पता है किसने पकड़ा हुआ है? इस माइनस क्यू को रॉड के पॉजिटिव चार्ज ने होल्ड किया हुआ है। इस माइनस क्यू चार्ज को रॉड के पॉजिटिव चार्ज ने पकड़ के रखा हुआ है। ये पॉजिटिव चार्ज इस माइनस क्यू को अर्थ में जाने ही नहीं दे रहा है। ये मैं लिख रहा हूं, नोट। चार्ज प्लस क्यू ऑन sphere was free charge and passed into earth, but charge minus q on sphere is bound charge. Bound charge, since it is bounded with positive charge, it is bounded with positive charge of rod. Hence, minus q could not flow into earth. Hence, minus q could not flow into earth. ठीक है? तो चार्जेस भी दो तरीके के होते हैं, बाउंड चार्ज एंड फ्री चार्ज। फ्री चार्ज को अगर रास्ता मिले वो फ्लो करके चला जाएगा। बाउंड चार्ज को अगर रास्ता मिले तब भी फ्लो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बाउंड चार्ज को किसी ना किसी ने बाइंड करके रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है। बाउंड चार्ज फ्लो नहीं कर पाता है। ठीक है? तो चलो यहाँ पे ना हमने कुछ एक आइडियल सिचुएशन मान ली है वैसे। आइडियल सिचुएशन, आइडियल सिचुएशन मतलब कुछ एजम्पशंस ले ली हैं, क्योंकि अभी तो चैप्टर स्टार्ट हुआ है ना। क्या एजम्पशन ले ली? देखो, ऐसा भी प्रैक्टिकली स्पीकिंग ऐसा भी हो सकता था कि माइनस क्यू चार्ज को इधर वाले रॉड के चार्ज ने बाउंड किया हुआ है, मगर इधर से अर्थ के साथ जुड़ गया। तो हो सकता है माइनस क्यू पूरे का पूरा बाउंड ना रहे। क्या पता माइनस क्यू का कुछ पोर्शन 10 या 20% अर्थ में चला जाए और बाकी 80 to 90% रह जाए। प्रैक्टिकल केसेस में ऐसा भी हो जाता है। ठीक है? मगर वो कैलकुलेशंस तो अभी हमने चैप्टर में आगे करनी है, कि अगर ऐसे किसी कंडक्टर को अर्थ कर दें तो कितना परसेंट चार्ज अर्थ में चला जाएगा, कितना बाउंड रहेगा। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। उनको स्टडी करने के लिए चैप्टर आगे तक पढ़ने की ज़रूरत है। अभी तो चैप्टर की पहली क्लास है। चैप्टर की पहली क्लास है तो मैंने बड़ा एक सिंपल वर्जन आपके सामने रख दिया है, सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए। बट एग्जैक्टली एक्यूरेटली अगर हम मेजर करें, तो अगर हमें कुछ डेटा वगैरह दिया हुआ है और कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम मैथमेटिकल इक्वेशंस लगा सकते हैं, तो उस केस में निकाल सकते हैं कि अगर यहाँ से इसको अर्थ कर दिया तो माइनस क्यू का कितना परसेंट अर्थ में चला गया और कितना इसके साथ बाउंड रह गया। बट वो चैप्टर में आगे जाके करना है। ठीक है? प्रेजेंट हिसाब से, प्रेजेंट सिचुएशन के अकॉर्डिंग ये ऑब्जर्वेशन लिखना सफिशिएंट है। ठीक है? बाकी इसके और एक्यूरेट जो डिस्कशन है वो चैप्टर में आगे आएगा। ठीक है? अभी इसको रब कर रहा हूँ मैं। इस पे अभी हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन। इफ charged glass rod is brought near to light neutral metal plates A and B, as a result
अच्छा पहले फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, देखो। ये ऐसे है, ग्लास रॉड, पॉजिटिवली चार्ज। इसको दो मेटल प्लेट्स के पास ले आए। हल्की मेटल प्लेट्स हैं, हल्की मेटल प्लेट्स। प्लेट ए, प्लेट बी। ठीक है, लाइट है ये, न्यूट्रल मेटल प्लेट्स। हाँ, एज ए रिजल्ट, प्लेट ए एंड बी विल attract each other, will attract each other or repel each other. सॉल्यूशन। हाँ, इसके बारे में सोचो। विल दे अट्रैक्ट और रिपेल ईच अदर, या फिर इंट्रैक्शन होगा ही नहीं, मतलब नाइदर रिपल्शन नॉर अट्रैक्शन। सोचो इसके बारे। इसमें होता क्या है, एक्चुअली अगर इस ग्लास रॉड को दो मेटल प्लेट्स के पास ले आए ना, एज ए रिजल्ट दीज टू मेटल प्लेट्स विल स्टार्ट अट्रैक्टिंग ईच अदर, अट्रैक्शन होने लगेगा। ड्यू टू इंडक्शन ऑफ metal plates, they start attracting each other, they start attracting each other। उसका रीजन समझो, देखो। ग्लास रॉड को हम मेटल प्लेट्स के पास लाए। प्लेट ए, प्लेट बी। हाँ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। वो मेटल प्लेट का इंडक्शन होगा जो हमने डिस्कस किया पहले। यहाँ इस सरफेस पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे सरफेस पे डेफिशिएंसी ऑफ नेगेटिव चार्ज, दैट इज पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, ये प्लेट ए चार इंडक्शन हो गया इसका। अब ये प्लेट बी का भी तो इंडक्शन करेगी। इस पॉजिटिव चार्ज की प्रेजेंस की वजह से इस एंड पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा। और प्लेट बी भी पूरा न्यूट्रल है, न्यूट्रल है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसका। ठीक है। तो अब आप देखो, प्लेट ए और प्लेट बी की बात हो रही है, सिर्फ प्लेट ए और प्लेट बी के बीच में। देखो, आ, इन दोनों के बीच में तो अट्रैक्शन होगा, ऑपोजिट चार्जेस है ना। ठीक है, या मैं नंबरिंग कर दूं। सरफेस नंबर वन, सरफेस नंबर टू, सरफेस नंबर थ्री, सरफेस नंबर फोर। सरफेस नंबर टू विल अट्रैक्ट सरफेस नंबर थ्री, ऑपोजिट चार्जेस है ना। सरफेस नंबर फोर, वन, ये फोर को अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट, ये अट्रैक्ट लिखा है, ठीक है। फिर ये वन फोर को अट्रैक्ट करेगा, और रिपल्शन भी हो रही होगी, रिपल्शन भी होगी। टू, टू रिपेल्स फोर, और एक ये वन रिपेल्स थ्री, वन रिपेल्स थ्री। ठीक है। तो दो अट्रैक्शन के पेयर बने, दो रिपल्शन के पेयर बने, मगर अट्रैक्शन डोमिनेट कर जाएगी। पता है क्यों? क्योंकि क्योंकि ये जो है ना, ये क्लोज हैं। दीज एंड्स आर क्लोज टू ईच अदर। प्लेट ए और प्लेट बी के एंड्स जो हैं, दे आर क्लोज टू ईच अदर। ठीक है। ये वाले एंड क्लोज टू ईच अदर है, ऐसे केस में इन्हीं की जो फोर्स है डोमिनेट कर जाती है। तो लाइट एंड वाइड कर देते हैं। एंड वाइड, वाइड मतलब चौड़ी ज़्यादा है, चौड़ी ज़्यादा है, ठीक है। इनकी विथ, विथ ज़्यादा है दोनों की। विथ ज़्यादा है, यानी हमने सिर्फ प्लेट टू और थ्री के बीच का ही इंटरेक्शन देखना है। उसके टू और थ्री के इंटरेक्शन के मुकाबले टू और फोर का इंटरेक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि बहुत लंबी है ना, बहुत वाइड है ये प्लेट। और टू और थ्री के इंटरेक्शन के मुकाबले में वन और थ्री का इंटरेक्शन बहुत कम होगा, क्योंकि ये प्लेट भी वाइड है, लंबी है, ठीक है। तो ऐसे केस में ना, वैसे हम नियरेस्ट सरफेस ही देखते हैं। ये एच सी वर्मा का क्वेश्चन है।
एच सी वर्मा बुक का क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसका आंसर इसी तरीके से निकाला गया है बुक में भी, कि दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब नियरेस्ट सरफेस को देखते हैं। ऑब्जर्विंग फोर्सेस बिटवीन नियरेस्ट surfaces 2 and 3, plate A and B will attract each other, will attract each other, ठीक है। दोनों के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने वैसे फंडामेंटली डिस्कस किए, बेसिक्स ऑफ चार्जेस, बेसिक्स ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, इंडक्शन, पोलराइजेशन, ठीक है। तो अभी अगले सेशन में मैं आगे प्रोसीड करूंगा कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ और उसकी एप्लीकेशंस की तरफ, ठीक है। ओके, ऑल ऑफ यू हैव ए नाइस डे। ओके, बाय।